हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो लैब असिस्टेंट हो या पीटीटी 2022 हो या अगर कोई एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आती है, केमिस्ट्री आती है, उसमें ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को आपको देखना है, प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको कमेंट में आंसर करना है और सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर जो आपको रिप्लाई भी करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियन। ऑप्शन ए है आपके सामने प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन क्या होता है? तो जो चीज़ नाभिक के अंदर होगी, किसके अंदर? नाभिक के अंदर होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई नाभिक के अंदर क्या होता है। नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपको पता ही है, नाभिक के चारों ओर जितनी भी वर्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। एक बात और याद रखना, नाभिक की खोज किसने करी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूक्लियन की बात करें तो न्यूक्लियन में जो है परमाणु का और तत्व का अधिकांश जो द्रव्यमान है वो न्यूक्लियन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या आपको बतानी है कि मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन इसके आपके सामने हैं, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर हो सकता है। क्या ऑप्शन ए हो सकता है, क्या बी हो सकता है, क्या सी हो सकता है, क्या डी हो सकता है? सभी बच्चे कमेंट करके आंसर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होगा। बराबर हम देखें तो ओनली हाइड्रोजन में ही होता है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। लेकिन अदर कोई भी एलिमेंट हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, जैसे हमने यहाँ पर जो है लिथियम देखा, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर तो कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर तो 3 होगा, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 7। तो मतलब ज़्यादा ही है। एटॉमिक मास जो है, परमाणु द्रव्यमान हमेशा परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होगा। बस एक जो हाइड्रोजन है इसमें समान होता है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी अच्छे सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में सभी के सभी काफ़ी पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी का आंसर आपको करना है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से आयरन यौगिक से उत्पादन दाब को निकाला जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। बेंजोइक अम्ल होगा, बेंजोइक अम्ल होगा, थैलिक अम्ल होगा, ऑक्जेलिक अम्ल होगा, सिनेमिक अम्ल होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आपको बताना है। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी जनरल कंपटीशन की तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताओ कमेंट में क्या आंसर हो सकता है। मैंने काफ़ी बार बच्चों को पढ़ाया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो होता है यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। ये फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है ना। हवोल्वर ने इसको खोजा था और इसको जो है जैव सिद्धांत प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया था पहली बार। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी मात्रा होती है? मतलब कितना % यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। चलो बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है 26, 36, 46 और 60। तो इसका राइट आंसर है लगभग 46 के आसपास जो है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा आपको बताना है आर्टिफिशियल फाइबर क्या होगा, ठीक है ना। विच वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर मेड बाय मैन। अब आपको पता है 2 प्रकार से हम जो है बहुलक को और 2 प्रकार से हम रेशा को बांट सकते हैं। एक तो जो प्राकृतिक होता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और एक जो आपका कृत्रिम होगा, जो आर्टिफिशियल होगा। तो इन चारों की बात करें तो रेयॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो सभी आर्टिफिशियल हैं, लेकिन रेयॉन को सबसे पहले निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा। एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? बताओ कमेंट करके जब सभी लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड की बात करें विनेगर में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये सेलों में बैटरी के अंदर होता है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो आपको पता है ये होता है आपके चींटी के डंक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, मतलब नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है इन चारों में से। तो साफ साफ नजर आ रहा है जो नाइलॉन है, क्योंकि नाइलॉन मानव द्वारा निर्मित है, ये सिंथेसाइज करके बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं है। जबकि आपका चमड़ा, ऊन, रेशम, ये सब क्या होता है, नेचुरल। रेशम का आप लोग याद रखना, रेशम का जो पालन होता है वो रेशम कीट पालन है, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। नाइलॉन की बात करें तो इसको नाइलॉन जो है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और इसके अलावा एडिपिक अम्ल, इन दोनों को मिलाकर नाइलॉन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में टपक सकता है, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर है, बताइए सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो आइसोप्रीन होता है। आप सभी को पता है कि आइसोप्रीन एक मोनोमर है, और मोनोमर जो होते हैं, मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। दोस्तों क्या बनाते हैं, पॉलीमर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोनोमर तो हो गया आइसोप्रीन और पॉलीमर हो गया आपका प्राकृतिक बहुलक, ठीक है ना। प्राकृतिक बहुलक आपको पता है लेटेक्स के द्वारा जो रबड़ क्षीर होगा उसमें जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर ये सब तैयार किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग युक्त प्रयुक्त होता है, तो ये आपका बेंजोइक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए चलो, नेचुरल फार्म में रबर किस रूप में तैयार होता है या होता है, गोंद के रूप में, लोहा के रूप में, लेटेक्स या रेंजिन। तो आप सभी को पता है लेटेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे रबर क्षीर भी कहते हैं। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो शरीर के किस भाग पर, किस पार्ट पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या किडनी, आंत, हृदय या लीवर। तो आप सभी को पता है जब भी अल्कोहल की बात आती है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, लीवर सिरोसिस, ठीक है ना। यकृत रोधक जो है बीमारी हो जाती है। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला, सबसे ज़्यादा खनन किसका होता है, तो बिटुमिनस का होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है, एंथ्रेसाइड में। सबसे कम किस में होता है, पीट में। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। नेक्स्ट सवाल, मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस, बताओ जल्दी से। सबसे हानिकारक गैस कौन सी होती है जो वाहनों के द्वारा निकलती है, ठीक है ना, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। बहुत डेंजर होती है, ये क्या करती है, आरबीसी के निर्माण को कम कर देती है, तो ऑक्सीजन लेने में काफ़ी समस्या होती है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वो है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, न्यूट्रिनो। अब इसको ढंग से पढ़ना आप लोग, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है, इसका राइट आंसर है पाउली। आपने पढ़ा होगा पाउली का वर्जन नियम, उसी में से इसका नाम पाउली है, उसने न्यूट्रिनो की खोज की। अगर आपसे कोई पूछे गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, तो वो की यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, और पाउली ने किसने की, न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन होता ओनली, ये न्यूट्रिनो है, अगर ओनली न्यूट्रॉन होता तो इसकी खोज की जेम्स चैडविक। याद रखना दोस्तों, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, मैसोन के खोजकर्ता। अब मैसोन का खोजकर्ता युकावा होता है, कौन होता है, युकावा मैसोन के खोजकर्ता होते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट क्या है आप सभी को पता है, पहले आप बताइए आंसर क्या हो सकता है, कमेंट बताइए जल्दी। तो 2n² के अनुसार हम जानते हैं कि जो कोष, जो मतलब सेल का जो नंबर 1 सेल है या नंबर 2 सेल है, 3 सेल है या 4 सेल है, ठीक है ना। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ सेल, क्या है, नंबर ऑफ सेल, सेलों की संख्या। सेल मतलब कोश, सेल मतलब कोश। और आपको पता होना चाहिए कि जो पहली सेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तीसरी में 18 हो सकते हैं और चौथी में 32 हो सकते हैं। तो दूसरे नंबर की पूछिए, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। बड़ा ही हलवा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो भाई जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होंगे। तो भाई परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का होता है, आपको पता है, तो प्रोटॉन भी इसमें 6 ही होंगे। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, रेडियो कार्बन डेटिंग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एसएससी की कोई एग्जाम हो, आरआरबी रेलवे की कोई एग्जाम हो, या इसके अलावा कोई अदर स्टेट पीएससी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। तो भाई जीवाश्म की आयु, जीवाश्म की आयु है ना। फॉसिल की सेल क्या होगी कि भाई जीवाश्म कितना पुराना है,
इसकी आयु का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने ये रहा, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होगी? तो 21 का आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गामा रे। क्या हो जाएगा? गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? एक होता है आइसोटॉप, एक होता है आइसोबर। आइसोमर की बात करें यहाँ पर तो न्यूक्लियन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यूक्लियन का मतलब है परमाणु भार। तो सभी तत्वों का परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस। पहली बात तो खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एलपीजी की जाती है। कौन सी की जाती है? एलपीजी। अब आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जिसे रसोई घर वाला गैस कहते हैं, तो रसोई घर में उपयोग की जाती है। इसका संगठक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगर सीएनजी होता तो सीएनजी में मेथेन होता है, आप सभी को पता है मेथेन होता है सीएनजी के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसी का रसायन आशुद्ध के रूप में उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मस्टर्ड गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, जल में विलेय है, आपको बताना है कि वाटर सोलेबल क्या है। इट वाटर सोलेबल, मतलब कि वाटर के अंदर सोलेबल क्या होगा? इथाइल एल्कोहल होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो इथाइल एल्कोहल इसका राइट आंसर है। बाकी सब कार्बन में घुलनशील नहीं होते हैं, सिर्फ इथाइल एल्कोहल ही कार्बन में विलेय है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल है 26, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? ठीक है ना, क्या तिगुना होगा, तिहाई होगा, आधा होगा, चौथाई होगा? तो राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या हो सकता है। तो 1/3 यानी तिहाई इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 27 का आपको आंसर करना है। तो कीजिएगा 27 का, दुगुना होगा, आधा होगा, तिगुना होगा, 4 गुना होगा, दुगुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने 28, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त यह है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। संभव हो, संभव न हो, धीमी हो, तेज हो। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभव न हो, ये नॉट पॉसिबल इसका राइट आंसर है। अगला सवाल 29, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट है, छप सकता है आपकी एग्जाम में। बॉयल का नियम होगा, चार्ल्स का होगा, ग्राहम का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ग्राहम का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी सवाल आज के सेशन का कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना है, सक्रियण ऊर्जा। भाई साहब इसका राइट आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो ये 30 इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, 30 सवाल, और ये 30 के 30 सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। आई थिंक केमिस्ट्री का सेशन आपको पसंद आया है। ठीक है, और आप चाहते हो कि इस प्रकार के रेगुलर सेशन में लाऊं, तो सबसे ज़्यादा लाइक करो। इस वीडियो पर 100+ लाइक होंगे तो ही अगली वीडियो आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इस वीडियो पर मुझे 100+ लाइक चाहिए। सभी विद्यार्थी 100+ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सेशन को। और अगर आपने ऐसा किया तो जल्द ही मैं एक सामान्य ज्ञान का सेशन लेके आऊँगा, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे बेहतरीन सवाल तो बार बार जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ये सेशन सभी एग्जाम के लिए, जहाँ पर जनरल साइंस आती है, उसके लिए है। धन्यवाद, धन्यवाद।